हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने शुरू कर रखा है सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम फॉर 9th क्लास। इसकी प्रिपरेशन कर क्वेश्चन आंसर करेंगे हम साइंस के। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, कुछ इंग्लिश के, कुछ साइंस के आते हैं और अदर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ साइंस के क्वेश्चंस की ही तैयारी करा रही हूँ। तो यहाँ पे साइंस के 25 क्वेश्चंस आते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। आपको पहले भी कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रिपरेशन करवाई है। आज हम इसी सीरीज में आगे के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहता है, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। मेटल बहुत सारी चीजों में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसने किस में पूछा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स। ग्रीन जो कलर होता है वो इसी की वजह से। और इसमें कौन सी मेटल होती है? मेटल कौन सी होती है इसमें? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। और देखिए यहाँ पे एक मेटल और आई है, दैट इज द आयरन। हिमोग्लोबिन जो कि कहाँ होता है? ब्लड में, है ना, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट कर। नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड। और इसमें कौन सी मेटल होती है? Fe मेटल, आयरन। नाउ एक और होता है विटामिन B12। विटामिन B12 जिसे आप बोलते हैं साइनोकोबालामिन। बालामिन। और ये कहाँ होता है? ये कहाँ है? विटामिन है तो हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स। और इसमें क्या होता है? कोबाल्ट। CO क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ऑक्सीजन मेटल ही नहीं है, ये तो नॉन मेटल है, तो ये तो होने का सवाल ही नहीं उठता। और कैल्शियम कहाँ होता है? कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर होता है, इन ब्लड। ब्लड नहीं, इन बोन्स। बोन्स के अंदर और टीथ में। बोन्स एंड टीथ। कौन सा मेटल होता है इन ह्यूमन बीइंग्स? इसमें क्या होता है? कैल्शियम, Ca। बहुत सारी मेटल्स जो हमारे यहाँ पे डेली रूटीन में आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन कौन आएगा इसमें? देखिए फर्स्ट वन में कौन आने वाला है? क्लोरोफिल, है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें कौन आएगा? थोड़ा सा स्माइली सा फेस बनाएंगे, ब्लड है तो यहाँ पे क्या आएगा? हीमोग्लोबिन, जो किस में होता है? ह्यूमन बीइंग्स में। एंड विटामिन B12। B12 के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? B12 के लिए साइनोकोबालामिन। और इन द लास्ट ब्लड बोन्स के अंदर कौन जरूरी होता है? टीथ में कौन जरूरी होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस, दोनों ही होते हैं, ठीक है। फास्फोरस नॉन मेटल होता है और कैल्शियम मेटल है, इट इज मेटल। और नॉन मेटल कौन सा होता है? फास्फोरस। इट इज, फास्फोरस का सिंबल होता है P। ये क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेम द गैस प्रेजेंट इन LPG। दो गैसें हैं, LPG एंड CNG। LPG इसका पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होता है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और अगर आपको प्रोपेन में पूछे कार्बन कितने हैं तो C3, H कितना होगा? दुगने में 2 जोड़ दीजिए, 3 इंटू 2 6 और 6 प्लस 2 8। और इसका क्या होगा? C4, H कितना होगा? 10।
ये ब्यूटेन होता है, ये प्रोपेन होता है। एक और गैस भी होती है, दैट इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये किस में हम लेते हैं? ऑटोमोबाइल्स में लेते हैं। और ये किस में लेते हैं? खाना पकाने में काम। ये इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स मीथेन। क्या रखता है ये? मीथेन रखता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH4 ना? और हाइड्रोजन भी फ्यूल की तरह काम में लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, लेकिन एलपीजी और सीएनजी के अंदर कौन कौन सी गैसें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। एलपीजी में क्या है और सीएनजी में कौन सी। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द गैस इज यूज टू रिप्लेस CFC। CFC का भी पूरा नाम आना चाहिए आपको, और जो आंसर हो उसका भी पूरा नाम आना चाहिए। देखिए CFC इसे बोलते हैं हम क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरो फ्लोरो QORO कार्बन। इसकी जगह कौन काम में ले सकते हैं हम? HCF, हाइड्रोजन भी होगा, हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। बाकी इससे कोई मीनिंग नहीं है, इनका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ रिजेंबलिंग वर्ड है इसलिए इन्होंने दे दिया। तो ये CFC का मीनिंग है और ये यहाँ पर HCFC का मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमारे सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड है। नाउ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो एट पुबर्टी इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं हम फर्स्ट को? मेनोपॉज। मेनोपॉज तो होता है मेंस्ट्रुएशन का जब स्टॉप हो जाता है, तो इसको ही मेनोपॉज बोला जाता है। नाउ मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स टाइम को बोलते हैं पुबर्टी फ्लो एंड मेनार्क। आंसर क्या होगा? ये तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 which among the following statement is incorrect about all cell organelles। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल मिलते हैं वो सेल ऑर्गेनेल। जैसे सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें, क्या क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल? माइटो, सबसे पहले देखिए न्यूक्लियस, देन माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद गोल्गी बॉडी, है ना, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड सो मैनी। अब ये क्या कह रहा है ना, ये सब सेल ऑर्गेनेल है एंड सो मैनी, आगे डैश डैश डैश। दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। यस, सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये सब। ये बात सही है, लेकिन मुझे तो क्या बताना है? इनकरेक्ट बता। दे आर फाउंड इन मल्टी न्यूक्लियर सेल्स ऑर्गेनिज्म। जो यूकैरियोटिक होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियर ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, बिल्कुल न्यूक्लियस में ये पावर होती है। दे आर स्मॉल साइज एंड मोस्ट इंटरनल। नो, दे आर नॉट स्मॉल साइज और इंटरनल नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर की तरफ भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा। एक यहाँ वर्ड आया यूकैरियोटिक और दूसरा वर्ड होता है प्रोकैरियोटिक। दोनों में क्या फर्क होता है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यूकैरियोटिक सेल और एक होता है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल। कैरियस का मतलब होता है यहाँ पर न्यूक्लियस। जब आपका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड बाउंड्री हो, जैसे आप बनाते हैं ना, ये सेल है और यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे क्रोमोसोम है ना, वेल डिफाइंड बाउंड्री है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सारे के सारे ये न्यूक्लियस
तब इसको क्या बोलते हैं हम, यूकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सेल तो है लेकिन इसमें न्यूक्लियोलस हो गया, ऐसे क्रोमोसोम्स हो गए, यहाँ पर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये किस में मिलेंगे आपको, बैक्टीरियाज के अंदर मिलते हैं, और ये जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में मिलेंगे। नाउ द बॉय इज पुलिंग अ कार्ट बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। यहाँ पे देखिए एक सरफेस बना देते हैं, एक साइड में बॉय खड़ा कर देते हैं। ये बॉय ये क्या कर रहा है, एक कार को अपनी तरफ खींच रहा है, आगे से बांध देते हैं। यहाँ पे कोई कार बना देते हैं, ये कार, और ये यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ एक धागे से खींच रहा है ना, ये खींच रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है इसको, फोर्स यहाँ पे कितना है, 100 न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गई, न्यूटन। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कार्ट इज 20 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये जो है, ये सरफेस जो है उससे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना है यहाँ पर, 20 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इसको पीछे की तरफ धकेलता है, ये क्या कर रहा है, इसको आगे की तरफ धकेल, है ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, पीछे की तरफ धकेल रहा है, कम कर रहा है। तो आप क्या पूछ रहे, फोर्स कॉजिंग द मोशन ऑफ द कार्ट, कितना मोशन होगा, मोशन ऑफ कार्ट कितने पे लगेगा, फोर्स। आपको क्या निकालना है, फोर्स कॉजिंग, जिसके कारण आपको क्या हो रहा है, मोशन ऑफ कार्ट, है ना, कोई गाड़ी पे खींच पा रहा है, कितना होगा, एक्चुअल फोर्स कितना है इसके पास में, माइनस फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल फोर्स कितना है इसके पास, 100 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन। सेम यूनिट से ऐड होती है, सेम यूनिट से सब्ट्रैक्ट होती है, सेम यूनिट की मल्टीप्लाई होती है, और सेम यूनिट का डिवाइड होता है। ये न्यूटन, तो आंसर इज 80। नाउ दिस इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या होता है, टिन ऑनटू आयरन, और गैल्वेनाइजेशन के लिए क्या होता है, जिंक ऑनटू आयरन। देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, आप ये ध्यान रखेंगे, ये और यहाँ पे एक बार अगेन, ये आयरन का पीस और ये इसकी। अब देखो क्या करना है आपको, जब आप किसी जिंक की कोटिंग कर रहे हैं, दूसरे में आप क्या कर रहे हैं, टिन की कोटिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, आयरन ही। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दोनों पे कौन है, आयरन। देखो लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या है, आयरन। आयरन को क्या बोलते हैं, Fe। ये क्या है यहाँ पर, Fe यानी आयरन। अब ये कोटिंग कर दिया, ये कोटिंग किसकी है, कोटिंग ऑफ Sn, टिन को क्या बोलते हैं आप, Sn। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, इलेक्ट्रो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जब आप यहाँ पर करते हैं क्या, कोटिंग किसकी करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक की करते हैं। जिंक क्या होता है, Zn, तो इसको क्या बोलते हैं आप, कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। दोनों ही आयरन को कोरोड होने से रोकता है। तो यहाँ पे जब हम केन्स के लिए यूज कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग फूड, तो क्या लेंगे, टिन ऑनटू आयरन। नाउ the impression of an image does not vanish immediately from the retina, it persists। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कितना persist करता है, 1/16 of a second, एक सेकेंड का भी 1/16वां पार्ट। अब देखिए क्या है, आई का स्ट्रक्चर, आई में सबसे बाहर, अब देखते हैं ये चीज जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द कॉर्निया, है ना। ये बाहर की तरफ जो व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है,
कॉर्निया। और ये ब्लैकिश जो कलर होता है दैट इज द कलर्ड पार्ट, किसी में ब्लैक होता है, किसी के अंदर ब्राउन होता है, किसी में ब्लू होता है, ग्रीन होता है, दैट इज द प्यूपिल। ये हो गई यहाँ पर आइरिस। आइरिस क्या होती है? मसल्स होती जो कि इस लेंस को छोटा, ये लेंस है ना, इस लेंस को छोटा और बड़ा, जब आप दूर की चीज देख रहे हैं तो इस लेंस का साइज जो होता है, और पास की चीज देखते हैं तो लेंस का साइज छोटा और बड़ा हो जाता है। यहाँ पे देखिए रेटिना, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पिंक कलर का, दैट इज द रेटिना। हमें इसने रेटिना के बारे में ही पूछा। अब जब भी आप कोई इमेज देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर, जब आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसकी जो इमेज है, ये देखिए यहाँ से सीधा कॉर्निया, कॉर्निया से लेंस, लेंस के बाद सीधा कहाँ जाएगा, ये रेटिना पे हो। तो आपको रेटिना पर इसके क्या दिखाई देंगे, इसका इमेज दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज आपको कहाँ मिला, रेटिना। रेटिना क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये देखिए ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑप्टिक नर्व, है ना। ये किसको सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व किसको भेजती है, ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है, वापस से रिस्पॉन्स देता है, या फिर तो बताता है कि ये ऑब्जेक्ट है। जैसे बहुत तेजी से अगर रोशनी आ रही हो तो यहाँ से कौन जाएगी, रोशनी जाएगी तेजी से, तेजी से गई रेटिना पे गई, रेटिना ने ऑप्टिक नर्व को दिया, ऑप्टिक नर्व ने क्या किया, सिग्नल ब्रेन के पास भेजे, ब्रेन ने कहा भैया आंखें बंद कर लो, तो हम क्या करते हैं, पलके झपक लेते। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना, है ना। यहाँ पे लेंस देखिए, ये लेंस है ना, यहाँ पे लेंस काम आता है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट और सेट्स इन द वेस्ट बिकॉज, आपने बहुत बार सुना होगा कि सूर्योदय कहाँ होता है, पूर्व दिशा के अंदर, और छिपता कहाँ पे है, पश्चिम में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट। देखिए अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये सन और यहाँ पे है ये अर्थ, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर, है ना, एक्सिस, ये इसकी एक्सिस। अब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा पोर्शन है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, है ना। ये देखिए अब अर्थ कैसे रोटेट, आपको सन नहीं रोटेट करता है, सन फिक्स है, और कौन रोटेट कर रही है, अर्थ। अर्थ कैसे रोटेशन करेगा, यहाँ पर अर्थ रोटेशन करेगा वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट करेगा, तो आपको सन कैसे दिखाई देगा, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये इसकी एक्सिस है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। नाउ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, एम इंटू जी, और एरिया क्या होता है, एल इंटू, है ना। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। नाउ नेक्स्ट देखिए, an ultrasound equipment work at frequency। कभी भी देखिए कोई हमारे किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाती है तो सोनोग्राफी करें। सोनोग्राफी में कौन सी साउंड्स आती है, अल्ट्रासाउंड, हमें वो सुनाई नहीं देती। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हायर देन 20,000 हर्ट्ज, है ना। ये क्या होती है, हायर देन 20,000 हर्ट्ज। और जो बैट होते हैं उनको ये चीजें सुनाई देती है। हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज साइंटिस्ट के नेम से ये बना है, इट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अभी हम कौन से वेव की बात कर रहे हैं, सुनाई देने की बात कर रहे हैं।
तो सुनाई दे रहे हैं तो कौन सी वेव हो गई ये? साउंड वेव। इसका मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब पर सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ वेव्स कितनी पास आउट हुई फॉर अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में। तो हर्ट्ज को आप क्या लिख सकते हो? हर्ट्ज ये क्या होता है? 1/सेकेंड, यानी एच जेड को आप क्या लिख सकते हो? सेकेंड इनवर्स में। नाउ दिस इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। When electrodes are immersed in water, electricity is passed. The bubble formed on negative terminal is actually that gas. देखिए पानी दे रहा है, ये वाटर दे रहा है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तो होने से रहा, ये तो होगा ही नहीं। अब ये H2O टूटेगा, है ना? आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो H2O कैसे टूटता है? H प्लस और OH माइनस। मान लिया आपको कुछ भी नहीं आता है इसके बारे में, थोड़ा सा जनरल नॉलेज की जरूरत है। आपने यहाँ पे क्या पास किया? इलेक्ट्रिसिटी पास किया। और H प्लस, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेंगे आप? कोई कंटेनर लिया, इसमें डाल दिया आपने पानी, ये डाल दिया आपने पानी, और यहाँ पे लगा दिए दो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड। ये तो आप बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ते आए हैं कि एक को कैथोड बनाना है और एक को एनोड। और यहां से जोड़ दिया मैंने क्या? एक बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, यानी बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का बड़ी लाइन वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है और छोटी लाइन वाला नेगेटिव होता है। इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं आप कैथोड। तो देखिए कैथोड पे कौन जाएगा? ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है? कैथोड, है ना? नेगेटिव टर्मिनल। अब इसने तो देखो तुम्हारी इतनी हेल्प कर दी कि नेगेटिव टर्मिनल पे कौन जाएगा? H प्लस, है ना? यही तो अट्रैक्ट होगा। OH माइनस तो होगा नहीं, तो H प्लस अट्रैक्ट होगा, मीन्स कौन बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। अगर यही पूछ देता, इसे बोलते हैं कैथोड, कौन सी गैस ऑब्टेन्ड होगी? हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड। और यही चीज ये पूछ लेता पॉजिटिव टर्मिनल, क्या पूछ लेता कि एनोड आपको कौन सी गैस मिलेगी? O2 गैस ऑब्टेन्ड। क्या कौन सी गैस ज्यादा मिलेगी आपको? H2 या O2? H2 गैस ज्यादा मिलती है O2 से। नाउ नेक्स्ट देखिए, the light falls perpendicular on a plane mirror. The angle in which light will be reflected. ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है? प्लेन मिरर दिया है। प्लेन मिरर की क्या कंडीशन होती है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? इंसिडेंट यानी I इक्वल टू क्या होता है? R। अब बनाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी ये सीधी लाइन। मिरर बनाना है मीन्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक साइड पॉलिश कर। अब आप देखिए इससे कौन सी आ रही है? इससे क्या हो रहा है? लाइट डाली आपने, लाइट एकदम देखो परपेंडिकुलर डाल दिया। इसने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। आप देखिए लाइट ये रही परपेंडिकुलर ना, इस पर लाइट आ रही है, आने आती ऐसे है ना, तो ऐसे हो रही है। तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि वापस कैसे जाएगी? तो जिस, अब यहाँ पे तो ये तो परपेंडिकुलर है, वापस परपेंडिकुलर ही तो जाएगी। कितने डिग्री पर जाएगी? वापस ऐसे ही तो जाएगी। तो कौन सा कितने डिग्री का एंगल बना? 0 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज, जितने भी लिविंग होते हैं ना वो होते हैं बायोटिक। लिविंग सारे के सारे क्या होते हैं? बायोटिक होते हैं, लिविंग बीइंग, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। और बायोटिक में
एबायोटिक में क्या आता है? नॉन लिविंग, निर्जीव, जैसे नॉन लिविंग पानी, एयर, है ना। और एबायोटिक में दूसरे जितने भी आपके रिसोर्स है, मीन्स रिसोर्स की बात कही गई है, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां है, क्लाउड्स है, प्रेसिपिटेशन है, बाकी जो भी चीज बच जाती है वो सब लिविंग बीइंग के अलावा वो सब क्या आता है? एबायोटिक में। एग्जॉस्टेबल रिसोर्स क्या होता है? जो खत्म हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। जैसे हम कोल का यूज कर रहे हैं तो कोल क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम खत्म हो रहा है। सीएनजी का यूज कर रहे हैं तो खत्म हो रहा है। तो एग्जॉस्टेबल क्या होते हैं, है ना? दे आर लिमिटेड इन अमाउंट, लिमिटेड, they are in limited amount, not easily formed, ठीक है, और खत्म हो रहे, है ना। एग्जाम्पल लिख दे, एग्जाम्पल जैसे कोल, पेट्रोलियम। अब एक चीज और देखिए, एक ले रहे हैं हम पेट्रोलियम वर्ड, दैट इज द क्रूड ऑयल, है ना। अब देखिए पानी कितना ज्यादा है तो वो नॉन एग्जॉस्ट में, एयर वापस बन जाती है तो वो नॉन एग्जॉस्टेबल होती है। एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो रहे हैं धरती के अंदर है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है आदमी लोग, हम लोग। तो यहाँ पे कौन आ रहा है? ए बायोटिक, नॉन लिविंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मलेरिया पैरासाइट इज कैरिड बाय, मलेरिया किससे होता है? फीमेल, ओनली फीमेल जो मच्छर होते हैं ना, वो ही अब तो बीमारियां पैदा करते हैं, मेल नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो ये बीमारियां पैदा करता है। कौन सी बीमारी पैदा करता है? मलेरिया। ध्यान देंगे, क्यूलेक्स मॉस्किटो मेल, मेल आ गया तो खत्म करना, एडीज नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज जो होता है वो मलेरिया पैदा करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, देखिए डॉग, डॉग तो बच्चे ही पैदा कर रहा है ना। इंटरनल का मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है। कौवे भी अंडे अंडे देगा, पैरेट होगा वो भी अंडे देगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? इनकी बॉडी के अंदर हो रहा है, लेकिन फ्रॉग में कहाँ होता है? बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। और बेबी ऑफ फ्रॉग क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? टेडपोल, ना, टेडपोल बोल। नाउ नेक्स्ट देखिए, रीजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड, रीजनरेशन किस में होता है? प्लेनेरिया। एक चीज और देखिए, ये देखिए डायग्राम, रीजनरेशन का मीनिंग क्या होता है? रीजनरेशन का मीनिंग होता है, जैसे छिपकली लिजार्ड है, उसकी आपने पूंछ हटाई, वो किसी वजह से कट हो गई, आपने उसकी पूंछ पे पैर रखा, वो अपनी पूंछ छोड़ के चली जाती है, वापस पूंछ आ जाएगी उसकी, वापस टेल आ जाएगी। ये प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन, वापस आ जाना। देखिए ये क्या है? प्लेनेरिया। ये क्या है यहाँ पर? प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के आपने 3 टुकड़े कर दिए, ठीक है, 3 टुकड़े किए, ये देखो 1 2 3, तो इसने वापस खुद को क्या कर लिया? रीजनरेट कर। अब नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, कौन से एनिमल का नाम दिया है? स्पाइरोगाइरा। ये रहा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और ए सेक्शन में बिना मेल और फीमेल गैमेट के ही बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई मेल गैमेट नहीं, कोई फीमेल गैमेट नहीं, तो आपने तोड़ा और इसकी लिजार्ड की पूंछ हटी और पूंछ वापस आ गई। तो देखिए एक ही हिस्सा वापस आया, पूंछ से वापस लिजार्ड नहीं बनेगी, आपके टेल से वापस लिजार्ड नहीं बनेगी। यहाँ पे तो क्या होगा? अब जितने टुकड़े कर दो, हर टुकड़े से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर नया स्पाइरोगाइरा। जैसे आपने इसके 2 टुकड़े किए, तो ये भी स्पाइरोगाइरा बनाएगा, ये भी स्पाइरोगाइरा बनाएगा। तो दोनों में यही फर्क है, रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में क्या फर्क है? रीजनरेशन में पर्टिकुलर जो पार्ट है वही रीजनरेट होता है, ठीक है। आप सोचो कि मेरा हाथ टूट जाए तो क्या रीजनरेट हो जाएगा? क्या नहीं होगा।
ह्यूमन बीइंग्स में रीजनरेशन की पावर बहुत कम होती है, लेकिन अगर मेरे लीवर सेल डैमेज हो जाए तो वो रीजनरेट हो जाती है ना। लीवर सेल में प्रॉपर्टी है कि वो रीजनरेट हो जाएगी। और नेक्स्ट देखिए फ्रेगमेंटेशन में, अब कितने भी टुकड़े कर दो, जितना टुकड़ा करोगे हर टुकड़ा जो होगा वो नया स्पाइरोगायरा बना देगा। यीस्ट, यीस्ट तो हम बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, जैसे ब्रेड है, कहीं भी हमें फ्लफी बनाना हो, केक बनाना है हमें या इडली बनाना है, तो हम उसमें यीस्ट डाल देते हैं। यीस्ट कैसे ग्रो करता है, ये देखिए ये अंदर का न्यूक्लियस यीस्ट सेल है, इसमें सबसे पहले बड आई, ये देखो न्यूक्लियस भी बड बना रहा है, और फिर ये देखो नई बड में अपना न्यूक्लियस आ गया, इस बड ने फिर बनाई बनाई, तो आपके पास चेन ऑफ बड आ गई। तो यीस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, बडिंग से हो रहा है, कोई मेल फीमेल गैमेट नहीं है कहीं पे भी देखिए। नाउ नेक्स्ट देखिए अमीबा। ये क्या होगा यहाँ पे, अमीबा, अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, लिखा नहीं है, इसमें क्या होता है बाइनरी फिशन, मतलब दो टुकड़े कर दो इसको, हर टुकड़ा जो होगा वो बना लेगा। बाइनरी फिशन, ये देखिए बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, सब चीजों में फर्क आना चाहिए। एक न्यूक्लियस ने दो न्यूक्लियस बनाए, दो न्यूक्लियस ने अलग दो सेल बनाई और दो अमीबा बन गए, है ना। पहले पेरेंट सेल थी, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और टू डॉटर सेल बन गए। तो सब में फर्क आना चाहिए, सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रीजनरेशन अगर कह दिया इसने, पीछे देखिए रीजनरेशन अगर कह दिया तो प्लेनेरिया आ जाएगा, लिजार्ड आ जाएगा, है ना। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर लीवर सेल्स आ जाती है। स्पाइरोगायरा कह दिया तो फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, यीस्ट कह दिया तो बडिंग आ जाएगा, और अमीबा कह दिया तो बाइनरी फिशन आ जाएगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्वेश्चन, और सारे के सारे एसेक्सुअल हैं, ये ध्यान रखना। रैपिड कंबशन, क्वेश्चन नंबर 18, रैपिड कंबशन, कंबशन का मतलब होता है जल करके जलाना, जलाने से आपको क्या मिलेगा, CO2 और H2O मिलता है। तो व्हेन गैस बर्न इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, यस, जब गैस जलेगी तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हीट एंड लाइट। व्हेन मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम, ब्रस्ट नहीं होता है, ठीक है, व्हेन देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट भी होता है तो लाइट भी होता है, नन ऑफ द अबव ऐसा नहीं होता, है ना। रैपिड कंबशन का मतलब गैस बर्न, व्हेन गैस बर्न्स इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ओके। जैसे एग्जांपल देखिए कंबशन, कंबशन का एग्जांपल देखिए, आपने कार्बन को जलाया, O2 के साथ क्या बनेगा, CO, साथ में क्या बनेगा, हीट, साथ में क्या होएगा, लाइट, है, हीट एंड लाइट तो बनता ही है। आपने किसको जलाया, मैग्नीशियम को जलाया, जलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, O2 की, है ना। ये क्या बनाएगा, MgO, साथ में हीट भी बनाएगा और लाइट भी। तो यहाँ पे देखिए गैस बर्न हो रही है, इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, का कॉमन क्या है, हीट एंड लाइट, इसको बोलते हैं जलाना। अब देखिए O2 हेल्प्स इन बर्निंग, O2 क्या करता है, हेल्प्स इन बर्निंग, जलाने में मदद करता है। H2 क्या होता है, बर्न्स इटसेल्फ, खुद ही जलता रहेगा। और N2 न जलती है न जलाती है, नाइदर बर्निंग helps burning itself nor helps in burn, न जलती है न जलाती है, ठीक है, ना तो जलेगी न जलाएगी, ओके। तो O2 गैस क्या करती है, ये गैस है, नेचर ऑफ गैस। O2 हेल्प इन बर्निंग, बर्निंग में हेल्प करेगी, जलाने में H2 खुद जलेगी और N2 न जलती है न जलाती है। अगर एटमॉस्फेयर में पूछा जाए सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका होता है, N2 का होता है, उसके बाद कौन आता है, O2 और H2, और बाकी सब बहुत कम होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ स्टूडेंट इज कैरिंग आउट डिस्टिलेशन प्रोसेस इन अ लैब। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, इसमें क्या करना होता है, लिक्विड को पहले बॉईल करो, कोई भी लिक्विड होगा उसे क्या करना है आपको, बॉईल, बॉईल करने के बाद उसकी क्या बनेगी, वेपर, वेपर को क्या करना है, कूल, कूल करके वापस क्या बना देना है, लिक्विड। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन। वाटर इज बॉइलिंग इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये रहा देखिए, वाटर इज कलेक्टेड इन रिसीवर फ्लास्क,
ठीक है, इट इज रेफ्रिजरेटेड, रिसीवर फ्लास्क इज रेफ्रिजरेटेड। ये जो रिसीव हुआ उसको मैंने रेफ्रिजरेशन में रख दिया, आइस क्यूब्स बनने लगे, आइस क्यूब्स आर देन कैप्ट आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, दे स्टार्ट मेल्टिंग। यानी इसे जो लिक्विड हुआ ये रिसीवर में होगा ये किस में होगा, रिसीवर में। और इसको किस में रख दिया आपने, ये किस में होगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में। यहाँ पे भी कौन है, H2O, और यहाँ पे भी कौन है, H2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें जो रिसीवर है इसको क्या बना दिया, आइस क्यूब बना दिया, ऐसे आइस क्यूब बना दिया। फिर आइस क्यूब को क्या किया मैंने, ये क्या है यहाँ पर, आइस क्यूब, इसको क्या किया, मेल्ट किया। Now arrange the following phase of water in ascending order of their total energy. Concentric and mass of water remains the same. Mass of water same रहना चाहिए। एनर्जी की बात कह रहा है कि यहाँ पर क्या एनर्जी हो। नाउ देखिए, प्रोसेस दिया, वाटर कलेक्टेड इन रिसीविंग फ्लास्क, वाटर बॉइलिंग इन द डिस्टिलेशन इज पासिंग थ्रू द डिलीवर्ड ट्यूब, आइस क्यूब्स फॉर्म्ड इन द रेफ्रिजरेशन। तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी, आइस क्यूब फॉर्म्स इन द रेफ्रिजरेशन, इसमें होगी। आपको क्या बताना है, कंसिडरिंग दैट द असेंडिंग ऑर्डर, सबसे कम किस में होगी, सबसे कम एनर्जी किस में होगी, आइस क्यूब। ऑप्शन नंबर 1 ये फर्स्ट है। ठीक है, देन उसके बाद किस में होगी, वाटर कलेक्टेड इन रिसीविंग फ्लास्क, क्योंकि ये इसका टेम्परेचर कम है। देन किस में होगी, वाटर बॉइलिंग इन डिस्टिलेशन। फिर स्टीम में तो बहुत ज्यादा हीट होती है, तो फोर्थ क्या होगा, स्टीम पासिंग। ऐसा कहीं है, सबसे पहले फोर्थ नंबर, फोर्थ ये रहा फोर्थ, यानी ये, और ये ऑप्शन कलेक्ट हो गया, ये भी फोर्थ। फोर्थ के बाद कौन आया, फर्स्ट, यानी ये कैंसिल हो गया, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट। नेक्स्ट कौन है, सेकंड, सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज ओके। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए टोटल एनर्जी किस में सबसे कम है, रेफ्रिजरेशन वाले में, आइस में सबसे कम एनर्जी होगी। फिर वाटर जो कलेक्ट हुआ है वो लिक्विड में होगा, फिर बॉईल कर रहे हैं आप, और उसके बाद स्टीम को पास कर, स्टीम में सबसे ज्यादा जलन होती है, एनर्जी होती है। The different sample of CO2 were found in the constant carbon and oxygen same ratio of their mass। कौन सा होता है इसमें, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहता है यहाँ पर, कंजर्वेशन, ये देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका क्या मतलब है, मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट, बराबर होगा। ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। दूसरा देखिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का मास रेशियो फिक्स होता है। इन एनी कंपाउंड, मास रेशियो ऑफ एलिमेंट, मास रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इज कांस्टेंट। जैसा कि आप CO2 में देख रहे हो, एग्जांपल देखिए, यहाँ पे CO2, CO2 में कितना एलिमेंट है, C और O, इनका मास रेशियो देखिए क्या होगा। मास रेशियो में कार्बन कितना है, यहाँ पे 1, एटॉमिक मास कितना है 12, तो आपके पास 12, और ऑक्सीजन कितना है 2, कितना होता है एटॉमिक मास 16, तो कितना होगा 3/8, 3:8। कार्बन और ऑक्सीजन का फिक्स होगा, चाहे इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे भी प्लांट्स के रेस्पिरेशन से प्राप्त करें, ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेशन से मिलाएं, कार्बन और ऑक्सीजन को बर्न करके मिलाएं, एटमॉस्फेयर से ले, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके, कहीं से भी आप ले, CO2 में हमेशा यही। मल्टीपल में क्या होगा, बहुत सारे, बहुत सारे दो एलिमेंट मिलके बहुत सारे क्या बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे। तो जब बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा,
कि इनमें मास रेशियो भी फिक्स होता है। रेसिप्रोकल में क्या होता है? रेसिप्रोकल में एक कंपाउंड जो अलग अलग एलिमेंट से रिएक्शन करता है, ठीक है, दो प्रोडक्ट बनाएगा, तो उन दोनों प्रोडक्ट में वो जो रेशियो है, और जब आपस में रिएक्ट करेंगे दूसरे वाले, तो उनका भी मास रेशियो फिक्स हो। खैर आपके इतना आएगा नहीं, दो ही लॉ आएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो आपको आने चाहिए। नाउ an atlas of India is drawn by taking a scale 100 centimeter is equal to 50,000 kilometer. The actual distance between the city of Bhopal and Cochin is 1500 kilometer. The distance between two places in the atlas. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है? इन एटलस, एटलस में दिया है 50,000 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए डिस्टेंस कहां से कहां तक, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 100 अपॉन 50,000। ये सेंटीमीटर है और ये क्या है? किलोमीटर। आगे देखिए क्या कह रहा है? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे रखा है बिटवीन भोपाल एंड कोचीन, भोपाल एंड कोचीन कितना है? 1500 किलोमीटर, है ना। सो इन एटलस क्या होगा यहाँ पे? आपको कितना बताना है? 1500, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दिस, है ना। 1 किलोमीटर, किलोमीटर तो हट गया यहाँ से, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर। तो 1500 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? क्या लिखोगे? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 अपॉन 50,000 सेंटीमीटर। और तो आपके पास कितना किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 अपॉन 50,000 इंटू 1500। काट दें इसको, जो कटने वाली चीजें, 0 0 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 5 और ये 3, यानी 3। आंसर क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। बोथ साउंड एंड लाइट वेव कैन प्रोपेगेट थ्रू एयर, है ना। साउंड वेव प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का मतलब चलना, ओनली इन एयर, ओनली तो नहीं लगाएंगे, किसमें चलती है? इन एयर। नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, प्रोपेगेट का मतलब ट्रेवल भी होता है, नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अगर आप बात करें लाइट वेव की, यानी जो सनलाइट आ रही है, लाइट वेव की होती है, कैन ट्रेवल इन बोथ एयर एंड वैक्यूम, दोनों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। A man stand in front of mirror and find that his image is larger than him. अब the mirror is, अब देखिए खुद से बड़ा दिखाना आपको, है ना। खुद से बड़ा दिखाने के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए होगा? कॉनकेव मिरर, मिरर की बात कह रहे हैं। देखिए मिरर ऐसा होता है, ये रहा कॉनकेव मिरर, ऐसे देखो केव बन गया। और ये कैसा हो गया? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड ये होगी और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि मुझे अगर इमेज को बड़ा देखना है ना, अगर मुझे यहाँ पर इमेज अपने आप से बड़ी चाहिए, तो बड़ी जब चाहिए होगी तो कौन कौन से मिरर यहाँ पे काम आएंगे? लार्जर देन हिमसेल्फ, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, बोथ ए एंड बी। देखो ये ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए, है ना। आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। बड़ा कौन करता है? कॉनकेव मिरर, मिरर करता है, ये मिरर है, मिरर है ना, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स क्या करता है? छोटा। आप कभी गाड़ियों में देखिए, आपको दूर दूर से आता हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, लेकिन कितना छोटा सा दिखाई देता है। कभी आप देखना ऐसे उभार होता है इसके ऊपर, है ना। आप गाड़ियों के आगे जो शीशे लगे होते हैं ना, वो देखो ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। कभी देखना उसको गोलाई, आपको कैसे दिखाई देते हैं? छोटे। अगर छोटे होते हैं ना, साइज में अगर छोटे हो गए,
तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव का मतलब बड़ा करना मतलब डाइवर्जिंग करना, स्प्रेड आउट करना। कॉनकेव मिरर ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। डाइवर्जिंग मिरर मतलब क्या होता है, स्प्रेड आउट, फैलाते हैं, स्प्रेड आउट यानी इमेज बड़ी दिखाई देगी, लार्ज होगी, इसका ये मीनिंग होता है। दूसरा आपके पास क्या होता है, कॉनकेव कैसा हो गया, ये दिस इज द कॉनकेव, ये रिफ्लेक्टिंग साइड ये होगी अंदर वाली। और कॉन्वेक्स कैसा होता है, ऐसे बाहर, कॉन्वेक्स कैसा होता है, ये अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा होता है, कॉन्वर्जिंग होता है। कॉन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, छोटा करता है। छोटा करने का मतलब क्या हो गया, ब्रिंग क्लोजर। ये क्या करता है, ब्रिंग क्लोजर, यानी इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल इन साइज। अगर लेंस की बात करेंगे तो पलटी मार जाएगा, लेंस उल्टा काम करता है, क्योंकि दो मिरर मिलके ही लेंस बनाएंगे आपको, एक कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, यहाँ पर कॉनकेव लेंस कैसा हो जाएगा, कॉन्वर्जिंग। पर हम यहाँ मिरर की बात कर रहे हैं। और प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ, यहाँ पे कौन बड़े, इमेज बड़ी है, यहाँ पे कौन बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग आपको बताया, ये यहाँ पे इसका फोकस पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी सी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ईच लंग इज एनक्लोज्ड इन डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, द मेम्ब्रेन विच इज कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ ईच लंग्स। देखिए ये होता है यहाँ पे लंग्स, ये लंग, तो ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक और मेम्ब्रेन से इसमें अटैच रहता है ऐसे। ये मेम्ब्रेन, इसमें कुछ लिक्विड फिल होता है, जिससे कि हमारे लंग्स को ऐसे चोट नहीं लगती, ऐसे छाती पे कोई जोर से मारता है तो बहुत ज्यादा चोट ना लगे, इसलिए यहाँ पे कोई लिक्विड फिल करते हैं। ये लिक्विड फिल कर देते हैं, ये वाला है ना, ये लिक्विड फिल कर दिया। और इसने क्या बोला है इसे, द मेम्ब्रेन विच कवर द सरफेस ऑफ ईच लंग, ये लंग्स है ना, ये लंग्स है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाती है, विसरल, विसरल प्लूरा, प्लूरा बोलते हैं इसको, लंग्स को ही। नाउ नेक्स्ट देखिए, नंबर 25 क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड by mainly as urea in tadpole and ammonia in adult frog. Yes, it is correct. Ammonia, tadpole, urea, adult frog ये गलत हो गया, this is wrong, this is again wrong, and urea in tadpole and uric acid, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूरिया किस में होता है, टेडपोल में होता है, और अमोनिया किस में होता है, एडल्ट फ्रॉग में होता है। तो इस तरीके से आपने देखा हमने कितने अच्छे से 25 क्वेश्चन किए, और आपके एग्जाम के अंदर, एंट्रेंस एग्जाम में 25 क्वेश्चन साइंस के आए, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए, देखिए, बार बार देखिए, आपको लर्न हो जाएंगे। कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दें। आज के सेशन में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इससे और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। नाउ कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।